हाय एवरीवन, वेलकम टू केमोफिलिक एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने 10 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो जेम के प्रीवियस ईयर कर रहे हैं हम 2020 का। तो देखो 1 से 10 नंबर, हाँ एक चीज़ ये देख लो कि 1 से 10 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं, 1 मार्क के आते हैं। ठीक है, 1 मार्क के आते हैं। और अगर तुम इसमें से कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो तुम्हारा जो गलत किया है वो तो 1 मार्क कटेंगे ही कटेंगे, प्लस जो तुमने सही किया है उसके 0.33 भी कट जाएंगे। मतलब कि इस वाले सेक्शन में कितनी 0.33 की नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद देखो अगर तुम 11 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन करते हो तो वो कितने के आते हैं, वो तुम्हारे आते हैं 2 मार्क्स के। और उसमें अगर तुम कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो वो क्वेश्चन के मार्क्स तो कटेंगे, वो 2 मार्क्स वो तो कटेंगे, प्लस उसके साथ कितनी तुम्हारी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें होती है 0.66, मतलब -0.66 और हो जाएंगे। फिर आता है 31 to 40। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये भी तुम्हारे पास 2 मार्क्स के होते हैं। और ये कितने, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 0 नेगेटिव मार्किंग होती है। ये कौन से टाइप होते हैं, ये MSQ टाइप होते हैं। ठीक है, और ये दोनों कैसे होते हैं, MCQ टाइप होते हैं। हालांकि पता होगा बहुत सारे बच्चों को, लेकिन जिसको नहीं पता वो एक बार देख लो। और फिर क्या होता है 40 to 50 जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे पास 1 मार्क के होते हैं। ठीक है, और इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 0 नेगेटिव मार्किंग। और 51 to 60 ये जो होते हैं इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो देखो यहाँ से कितने हो गए, 20 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया, ये 10, ये कितने का 10 का हो गया 30, और ये हो गया 20, तो ये कितने हो गए 50। और ये कितने हो गए, देखो ये 40 और ये 10, ऐसे करके तुम्हारे पास 100 मार्क्स का पेपर होता है। 10, 40, 20, 10, 20। अब देखो तुम्हें ध्यान किस में रखना है, इन 50 मार्क्स में ध्यान रखना है कि तुम्हें गलत नहीं करना है। ये जो 50 नंबर है ये 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और ये जो नीचे वाला 50 नंबर का होता है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो तुम्हें इसमें ध्यान रखना है। इनको तो ऐसा है कि तुम्हें मैक्सिमम अटैम्प्ट करना ही करना है, क्योंकि देखो इसको तो क्या होता है कि सब अटैम्प्ट करते हैं। इन ये जो कितने क्वेश्चन हो गए 31 से लेके 60 तक के जो 30 क्वेश्चन है वो तो सारे बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अटेम्प्ट क्या है, इसमें ध्यान रखना है कि तुम इसमें कितने सही अटेम्प्ट करते हो, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा ये कि ये जो होते हैं ना MSQ बहुत गलत होते हैं। मतलब MSQ तो जिसके मान लो अगर 6 से 7 MSQ अगर सही हो जाते हैं तो उसकी बहुत अच्छी रैंक हो जाती है जैम में। लेकिन ये MSQ में क्या होता है, बहुत गड़बड़ होती है। तो देखो MSQ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। और इसको क्या करना है, जैसे MSQ अगर तुम सॉल्व कर रहे हो तो ये मत देखो कि ये एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। और फिर चारों ऑप्शन को देखो, पहले क्वेश्चन को रीड करो, फिर उसके बाद पहला देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो। मतलब एक क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। ठीक है, तो तुम्हारे MSQ सही है। अगर MSQ सही है तो ये रैंक बढ़ाने में, मतलब अच्छी रैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं MSQ। ठीक है, अब तो गेट में भी आने लगे हैं MSQ इस बार से, जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें। तो देखो ये तो पता नहीं जनरल सी बात थी, ये पहले बता दी। ठीक है, तो अब हम 11 से 30 वाले क्वेश्चन करें। मतलब अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे कैसे हैं, 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, और उनमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.66 की है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। जो 11 क्वेश्चन नंबर है उसमें हमारे पास PHOME, ठीक है, ये एक मतलब एक कंपाउंड दिया है CHO, ठीक है। और इसके साथ तुम्हें क्या दिया है, TiCl3, फिर यहाँ कॉपर, जिंक, और नीचे तुम्हें दिया है HCl प्लस H2O। तो देखो जब कभी भी तुम्हें एल्डिहाइड दे, ठीक है, एल्डिहाइड टाइप का कंपाउंड है तो, और TiCl3 कॉपर और जिंक दे, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये तुम्हारे पास मैकमेरी कपलिंग है। ठीक है, मैकमेरी कपलिंग रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, अगर तुम्हें ऐसा भी लिख के दिया है ना तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर करना है कि इस मॉलिक्यूल के तुम्हें कितने मोल्स दिए, 2 मोल्स दिए। ठीक है, ये तुम्हें यहाँ से देख के कंसीडर करना है, क्योंकि कपलिंग रिएक्शन है तो ये क्या करेंगे, आपस में कपल करेंगे। प्लस देखो यहाँ जो TiCl3 है,
TiCl3 जो होता है ये इसकी यहाँ से ये देखो मैं बताती हूँ इसकी मैकेनिज्म है, लेकिन इसको ये हमारा इसका रिएजेंट होता है मैकमेरी कपलिंग का। अब इसके साथ तो जिंक और कॉपर क्यों लिए जाते हैं, ये क्या होते हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए होते हैं क्योंकि हमें जो टाइटेनियम चाहिए होता है वो किस में चाहिए होता है, हमें टाइटेनियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, मतलब चाहिए होता है इस रिएक्शन के लिए हमें टाइटेनियम कैसा चाहिए, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए, लेकिन जीरो में तो हमें मिलता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ +3 में है तो हम इसको रिड्यूस करके कहाँ ले जाएंगे, जीरो में ले जाएंगे। तो इसलिए हम इसके साथ ही रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं टाइटेनियम को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। और ये हमारी पहली प्रोसेस है, फिर ये हमारी दूसरी प्रोसेस है। तो अब हम पहली प्रोसेस करते हैं, उसके बाद समझेंगे दूसरी प्रोसेस है। तो देखो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये पीएच है, ये OMe है, इसको तुम्हें एज इट इज लिखना है। मैं बता दे रही हूँ जो रिएजेंट, बस रिएजेंट ध्यान रखो। और यहाँ क्या दिया, ये एल्डिहाइड, तो ये ध्यान रखना है। देखो फिर क्या होगा, इनकी आपस में एक कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन, मैं इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ, ठीक है। उधर शायद दिखेगा नहीं, 1 मिनट रुकना। पीएच है, ठीक है, और यहाँ से OMe है, ये डबल बॉन्ड COH प्लस ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, एक ये वाला बॉन्ड, फिर एक ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ से ये पीएच और ये इस पे OMe। अब मैं यहाँ क्या ले आऊँ, टाइटेनियम। देखो मुझे यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से मतलब मुझे क्या मिलता है, यहाँ से TiO2 मिलता है। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, टाइटेनियम यहाँ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चाहिए, लेकिन यहाँ TiCl3 हम लेते हैं, इसलिए इसको जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने जिंक कॉपर लिया। अब यहाँ से क्या होगा, TiO2 निकल जाएगा, TiO2 निकलने के बाद PH OMe और ये एज इट इज ये CH। अभी क्या होगा, देखो इसके 2 बॉन्ड मतलब 2 वैलेंसी फ्री हो गई, इसकी 2 वैलेंसीज फ्री हो गई, तो इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। एक हाइड्रोजन ये है, उसके बाद ये Me और PH। अब देखो अगर कहीं तुम्हें OMe ग्रुप दिख जाता है, ठीक है, OMe ग्रुप दिया है और उसके साथ अगर तुम्हें H+ का सोर्स और फिर वाटर दिया है, देखो यहाँ पे भी HCl दिया है, इसका मतलब क्या, ये H+ का सोर्स है। तो अगर तुम्हें H+ का सोर्स प्लस वाटर दिया है तो तुम्हें इस OMe को क्या करना है, OH में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखा करो, हर बार मैकेनिज्म करके थोड़ी देखोगे, जैसे ही मतलब इस टाइप का कुछ आ रहा है तो बस उसको OH में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला कार्बन, फिर ये कार्बन के बीच में मैंने डबल बॉन्ड लगाया, ठीक है, या फिर मैं इसको अभी सिंपल ही लिखती हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। फिर ये कार्बन, ये यहाँ से OMe, ये OH और ये पीएच, ठीक है। अब क्या होगा, मैं इसको टॉटोमेरिज्म कर दूंगी, ये यहाँ से जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये इसका इधर शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलेगा वो हाइड्रोजन निकलेगा वो कहाँ जाएगा, इस नेगेटिव चार्ज के पास। तो ओवरऑल मेरे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, पीएच डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये वाला सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इससे ये O और फिर यहाँ से ये पीएच। तो तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। देखो क्या है इसमें, ये वाला कौन से इसमें दिया है, ये तुम्हारे पास ऑप्शन सी में दिया है, तो ये सी ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अगर एल्डिहाइड दिया है, TiCl3 दिया है तो तुम्हें उसकी कपलिंग रिएक्शन करानी है। इसकी जगह अगर तुम्हें मैग्नीशियम भी देना तो भी तुम्हें यही कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद कपलिंग रिएक्शन करा दी, फिर OMe के लिए ये H+ दिया था। देखो अब H+ का क्योंकि H+ सिर्फ यही रिएक्ट कर सकता है और देखो कहाँ रिएक्ट करेगा, इसलिए हम इसको इसका OH में कन्वर्ट कर देंगे, इसका टॉटोमेरिज्म करके प्रोडक्ट बना लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में, हाँ देखो 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स से है। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखो एक अपन ने 1 मार्क्स में भी करा था थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन, 2 मार्क्स में भी है, NET में भी है, हर जगह है थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक्स सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कोऑर्डिनेशन, तो क्या है, इन्होंने केमिकल पोटेंशियल वर्सेस
किसका ग्राफ पूछा है? टेम्परेचर का। तो देखो एक चीज़ याद रखो, मैं दो इक्वेशन बता रही हूँ वो तुम्हें याद रख कि अगर तुम्हें कोई केमिकल पोटेंशियल का चेंज पूछ ले, केमिकल पोटेंशियल का चेंज पूछ ले किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस के एंट्रोपी। ठीक है, ये समझ आ गया। और इसी के साथ अगर केमिकल पोटेंशियल का चेंज पूछ ले विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? वॉल्यूम। उसकी वैल्यू हो जाती है वॉल्यूम। तो देखो पूछा हमसे सिर्फ क्वेश्चन में ये ही है, लेकिन मैं ये भी इसलिए बता रही हूँ कि अगर अभी जैम 2020 में ये पूछा, हो सकता है 21 में ये पूछ लें, या अभी BHU के एग्जाम में पूछ ले, कोई कहीं भी किसी भी एग्जाम में हो सकता है इससे रिलेटेड पूछ ले, इसलिए ये बता रही हूँ। तो देखो इससे तुम्हें एक बात तो जाहिर हो गई कि अगर तुम इसका कर्व बनाओगे, इसका कर्व बनाओगे और इसका कर्व बनाओगे, अगर तुम इन दोनों का ग्राफ बनाओगे तो इसका जो स्लोप है वो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा। ये बात समझ आ गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव में दिया है और यहाँ ये माइनस साइन है, तो इसका कैसा आएगा? माइनस में आएगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि केमिकल पोटेंशियल कांस्टेंट प्रेशर पे केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टेम्परेचर का डायग्राम पूछना है, जो कि मतलब उन प्योर सब्सटेंस के लिए अगर हम उनको सब्लिमेट करते हैं तो किसका? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के लिए तुमसे क्या पूछा है? ये ग्राफ पूछा है, कैसे आएगा? तो देखो हमें पता है कि एंट्रोपी ऑफ गैस सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद आती है एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, फिर एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, फिर आती है एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। ये चीज़ तो हमें पता ही है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव स्लोप आएगा या सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी केमिकल पोटेंशियल की, वो किसके लिए होगी? गैस के लिए होगी। तो देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर है इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 में क्या पूछा है? 13 में मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है। देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा है मेटल कार्बन के बीच में इन 4 कंपाउंड्स में। तो ये चारों क्या है? ये मेटल कार्बोनाइल है। ठीक है, मतलब कि क्या होता है, जो CO ग्रुप होता है वो मेटल को अपनी डेंसिटी डोनेट करके लिगेंड एज ए लिगेंड वर्क करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो ये इसका हम देखते हैं स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। कैसा होता है? ये जो कार्बन है वो, मतलब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो मेटल को अपनी डेंसिटी डोनेट करता है। ठीक है, और इस टाइप से बॉन्ड बनाता है। लेकिन क्या होता है, जब जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो मेटल को अपनी डेंसिटी डोनेट करता है, इससे क्या होता है? मेटल के ऊपर हाई डेंसिटी आने लगती है, बहुत ज़्यादा मेटल के ऊपर डेंसिटी आने लगती है। मेटल का कैरेक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब अगर उसके ऊपर डेंसिटी आएगी तो वो सहन नहीं कर पाती है, और क्या करती है कि भाई ये तेरा तुझको अर्पण, हमें नहीं चाहिए। तो वो क्या करती है? अपनी जो डेंसिटी है वो किस में? ये जैसे ये पाई बॉन्ड है ना, तो ये बॉन्डिंग है, तो इन पाई बॉन्ड का क्या होगा? पाई स्टार भी होगा एंटी बॉन्डिंग। तो ये क्या होगा? CO के एंटी बॉन्डिंग में जो मेटल है अपने फील्ड ऑर्बिटल से क्या करती है? अपने फील्ड ऑर्बिटल से ये जो मेटल है वो इसके एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करने लगते हैं डेंसिटी को। इसी को हम क्या बोलते हैं? बैक डोनेशन। तो क्या होगा? ये सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, लेकिन अब अगर उधर से डेंसिटी आ रही है तो इन दोनों के बीच में कुछ टाइप ऑफ डबल बॉन्ड क्रिएट होने लगेगा। ठीक है, और जब डबल बॉन्ड क्रिएट होने लगेगा तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर घटने लगेगा। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बढ़ने लगेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो जिस मेटल के पास जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी वो उतने ज़्यादा डोनेट करेगी, और वो जितना ज़्यादा डोनेट करेगी उसी से क्या होगा? उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होने लगेगी। तो देखो हम सीधे देख लेते हैं कि किस मेटल पे ज़्यादा डेंसिटी है। तो तुम देखो कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो तो हमारा न्यूट्रल लिगेंड, तो उसका तो कोई चार्ज हम कंसीडर करते नहीं। क्या करें? देखो क्रोमियम, Mn, टाइटेनियम और
कोबाल्ट। तो देखो ये तो सारे मतलब इनकी इन कार्बोनाइल की तो हमें कोई चार्ज कंसीडर नहीं करना, तो इस पे क्या है, इस पे 0, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसकी +1, इसकी -2 और इसकी -1। तो देखो -2 मतलब कि क्या है, इस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, फिर इस पे है, फिर इस पे है, फिर इस पे है, ये प्लस में है मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसकी डेंसिटी कम हो गई है। तो हम क्या लिख लें, हम लिख लें ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी है, Ti2- की सबसे ज़्यादा, CO-, फिर उसके बाद क्रोमियम, फिर उसके बाद Mn+। तो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यही सबसे ज़्यादा डोनेट करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसी की सबसे ज़्यादा होगी। तो देखो 3 वाला जो है वो हमारे पास, हाँ 3rd वाला जो है वो सबसे उसके और कार्बन, इस मतलब इस मेटल और कार्बन के बीच में सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, फिर उसके बाद 4th वाले की, फिर उसके बाद 1st वाले की, फिर उसके बाद 2nd वाले की। तो हमारा C ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। तो देखो 14th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हें पूछा है कि HCl मतलब जिसमें एक Cl35 है और DCl दोनों में 35 है, एक में हाइड्रोजन है एक में D है, तो इसकी तुम्हें 0 पॉइंट एनर्जी का रेशो निकालना है, ठीक है। और तुम्हें जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल ट्रांजिशन दिया है वो 2886। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमारे पास जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, EV = H × V + 1/2 × ओमेगा, ये जो हमको ऑसिलेटर दिया है उसके लिए, ठीक है। अब क्या है, उन्होंने बोला है हमें किसका निकालना है, 0 पॉइंट एनर्जी का रेशो निकालना है। तो 0 पॉइंट एनर्जी में 0 पॉइंट एनर्जी, ठीक है, इसमें क्या होगा कि मतलब यहाँ पे V हमारे पास क्या हो जाए 0, तो उसके लिए हम EV अगर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास H × 1/2 ओमेगा, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या निकालूँ, EV निकालूँ किसके लिए, किस का निकालना है मुझे, HCl और DCl, इन दोनों का रेशो निकालना है तो इन दोनों के लिए निकाल लूँ। तो मैं सबसे पहले E ऑफ HCl निकालती हूँ, 0 पॉइंट एनर्जी, तो H × 1/2, तो ये ओमेगा ऑफ HCl और अपॉन में रेशो ऑफ HC, हाँ ठीक है, फिर EDCl = H × 1/2 अपॉन में ओमेगा DCl। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये मेरे पास इन दोनों की वैल्यू रखनी है, मुझे पता है ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 πc इंटू में √k/μ। क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है, म्यू हमारे पास रिड्यूस मास, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, पाई तो पाई 2, ठीक है। अब मैं इन दोनों की वैल्यू रख दूं यहाँ पे, तो एनर्जी ऑफ HCl, 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ DCl = 1/2 πc k म्यू ऑफ, क्या लिखूँ यहाँ पहले, HCl अपॉन में 1/2 πc k म्यू ऑफ DCl। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब HCl अपॉन में DCl = इसको मैं क्या करूँ, k/μ HCl इंटू में म्यू DCl अपॉन में k। अब उन्होंने क्वेश्चन में एक टर्म मेंशन की कि दोनों का फोर्स कांस्टेंट क्या है, सेम है, तो इसको मैं इससे काट दूंगी, ठीक है, म्यू निकाल लूंगी। रिड्यूस मास क्या होता है, रिड्यूस मास होता है अगर किसी का भी तो m1 × m2 अपॉन में m1 + m2, ऐसे निकालते हैं हम रिड्यूस मास, ठीक है। तो HCl का अगर मैं निकालूं, देखो अंडर रूट में पहले DCl का निकालूंगी, Cl का कितना 35, 35 × 2 बटे कितने हो गए 37। फिर अगर मैं इसका निकालूं HCl का, तो 35 × 1 बटे 36। तो इसको अगर पलट के लिखूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा 35 बटे, इसको अगर मैं पलट के लिखूं तो ये 70 बटे 37 ×
36/35, 35 दूनी 70, और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगी तो मेरे पास आएगा आंसर अंडर रूट में 1.9459। देखो एक ऑप्शन में आंसर ये भी है ताकि तुम भूल जाओ कि हमने अंडर रूट किया है इस फॉर्मूले में और ये वाला आंसर लगा दो, लेकिन अंडर रूट करके आंसर तुम्हारे पास क्या आएगा 1.3949। तो इसको ये है उसका अपने को जो रेशो पूछा था वो, ठीक है, इन दोनों का जो रेशो पूछा था वो ये आया, तो 1.3949। ये कौन सा ऑप्शन है? ये तुम्हारा ऑप्शन है सी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 में पूछा है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को ओबे नहीं करता है, वो तुम्हें बताना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग 18 इलेक्ट्रॉन रूल की। देखो एक तो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड होती है, एक होता है न्यूट्रल एटम मेथड। तो हम न्यूट्रल एटम मेथड प्रेफर करते हैं, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, पहला कॉम्प्लेक्स दिया है, ये मैं 15 क्वेश्चन कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स दिया है CO2 CO8, ठीक है, ये दिया है। तो इसमें निकाल लो, देखो जो कोबाल्ट है, जो भी मेटल है, जैसे मान लो कि आयरन जैसे 26 है, ठीक है, कोबाल्ट 27 है, तो ये 26 है। तो अगर तुम्हें इसका इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना है तो तुम क्या करो, इसमें 2 प्लस करके 28, ठीक है, 28 का क्या ले लो 8, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा? अगर आयरन होता तो 8 हो जाता। ऐसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट का कितना होता है 27, इसमें 2 प्लस करो क्या हो जाएगा 29, और 29 का क्या ले लो 9। या फिर तुम इसको यहाँ भी ऐसे भी कह सकते हो, अगर तुम्हें याद रहता है कि जो ग्रुप नंबर होता है ना किसी भी एटम मेटल का, जो ग्रुप नंबर होगा वही उसका इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। अगर तुम्हें याद है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं याद है तो अपने को 30 तक तो वैसे ही याद रहते हैं, ठीक है, तो 30 तक वैसे याद रहते हैं, बाकी उसके फिर नीचे हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। और तो उसके एटॉमिक नंबर में या फिर ग्रुप नंबर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर क्या करो, उसके एटॉमिक नंबर में जस्ट 2 प्लस करके उसका ये वाला डिजिट ले लो, ठीक है। सबके साथ ऐसे ही करना है। जैसे क्या होता है, आयरन है, ठीक है, फेरस RuOS, तो इसका भी क्या लोगे तुम, इसका भी 8 लोगे, इसका भी 8 लोगे, इसका भी 8 लोगे, ठीक है, ये समझ गए ना। तो देखो अभी हम इनके इलेक्ट्रॉन काउंट निकालते हैं। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के लिए मैं कितना लूँगी 9 × 2 प्लस ये जो CO है ये क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना लेंगे हम 2, ठीक है, × 8 प्लस देखो अभी तुम इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कुछ ऐसा होता है, CO CO और CO, ठीक है, यहाँ पे CO 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 और CO। तो ये जो बॉन्ड है ना, यहाँ देखो ये कितने 2 इलेक्ट्रॉन ये भी है, इसलिए क्या होता है एक मेटल, अगर दोनों मेटल्स के बीच में एक बॉन्ड है तो हम उस एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना लेते हैं 2। तो ऐसे करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, ठीक है, 8 दूनी 16 और 2 18, 18 दूनी 36। अब हम बी देखते हैं। बी कॉम्प्लेक्स मतलब ये तो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। अगर एक मेटल है तो 18 आने चाहिए इलेक्ट्रॉन काउंट, 2 है तो 36 आना चाहिए, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरा वाला। तो देखो आयरन है CO4 2- तो क्या 26 में 2 28 का 8 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। तो ये भी कर रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं करती हूँ क्वेश्चन सी वाला करती हूँ। सी वाला कॉम्प्लेक्स देखो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। सी में क्या है, हाइड्रोजन MnCO5। अब देखो हाइड्रोजन अकेला लगा है कि मतलब क्या है कि वो H- के फॉर्म में लगा है। अब H- मतलब कि हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन में देखो चीज़ बताती हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन H- है, मतलब कि क्या एक इलेक्ट्रॉन तो खुद का है और एक उसका क्या है बाहर से आया हुआ है। तो जब मैं इसको डोनेट करूँगी, अगर मान लो मैं ये दोनों मेटल को डोनेट करूँगी
तो मैं क्या बोलूँगी कि मैंने हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? नहीं, उसने क्या किया है, उसने अपना तो एक ही डोनेट किया है ना, एक तो जो बाहर से आया है वही वापस भेजा है, तो वो उसने डोनेट नहीं किया है। उसने अपना कितना डोनेट किया? उसने अपना तो एक ही डोनेट किया है ना, इसलिए इसका 2 मत लिखना, कभी भी एक ही लिखना, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, Cl- का भी 1 इलेक्ट्रॉन काउंट लेते हैं, ठीक है। तो इसका मैं ले लूँगी 1 प्लस ये मेरे पास कितना है 25 प्लस 2 27 का मैं 7 लूँगी प्लस यहाँ 10 लूँगी, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 18 हो जाएगा। सी भी कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट करते हैं कौन सा, डी। अब मतलब तीनों कर रहे हैं तो डी ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो देखो डी में है हमारे पास ईटा 5 C 5H5 Ru Cl CO P PH2, ठीक है। तो इसमें देखो ये हमारे पास डी है। अब यहाँ जो लिखा होता है ना ईटा के ऊपर, वो इस लिगेंड की हैप्टिसिटी होती है, मतलब कि हमें उसका इलेक्ट्रॉन काउंट उतना ही लेना होता है। तो यहाँ 5 ले लेंगे प्लस देखो अब ये Ru है, तो आयरन के नीचे आता है Ru Fe RuOS। तो जब मैं इसका कितना लेती हूँ 8 लेती हूँ, तो मुझे इसका भी 8 इसका भी 8, इन तीनों का 8 लेना है, तो मैं इसका 8 ले लूँगी। Cl का 1 ले लूँगी, CO का 2 ले लूँगी। अब देखो PPH2 माइनस, मैंने अब PPH2 जनरली हमारे पास क्या होता है PPH3 होता है, PPH3 होता है। तो इससे क्या होगा, एक लोन पेयर फॉस्फोरस अपना डोनेट करता है, खुद के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो मैं इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना लेती हूँ, तब मैं इसका इलेक्ट्रॉन काउंट लेती हूँ 2। लेकिन अगर क्या हो, अगर मैं यहाँ PPH2 लूँ, ये PPH2, इसका मतलब क्या कि यहाँ मेरे ऊपर एक मतलब इस कंपाउंड के ऊपर एक माइनस है, ठीक है। तो इस माइनस का मतलब ये हुआ कि जब माइनस ऑलरेडी है तो वो PPH2 माइनस डोनेट करेगा ना, फॉस्फोरस अपना लोन पेयर डोनेट करने थोड़ी ना जाएगा। जब ऑलरेडी एक माइनस है तो उसी को कि भाई 2 ही चला जा, मैं लोन पेयर कहाँ डोनेट करने जाऊँगा। तो इसलिए क्या होता है, तो यहाँ देखो इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हुए, लेकिन इन 2 में से इसका जो है ना खुद का तो एक ही है, एक तो बाहर से आया हुआ है। तो इसलिए तुम्हें इसमें से इलेक्ट्रॉन काउंट कितना लेना है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट लेना है कितना तुम्हें 1। अब चलो जोड़ लो सबको, कितने हो गए 8 2 10 11 12 13 14 15 16 17 17 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है तुम्हारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अब इसके बाद 16 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? जो भी समझ में नहीं आया कमेंट कर देना कि हमें ये वाली बात समझ में नहीं